उत्तराखंड अपर पीसीएस मेंस फेब 2025 के फर्स्ट वीक में हुआ है। इसका जीएस फर्स्ट पेपर आपके सामने है। 5 टॉपिक के बेस पर ये 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। 5 टॉपिक कहने का मतलब भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। 5 पॉइंट्स और उन पर 25 क्वेश्चन आपसे 3 पार्ट में पूछे गए हैं। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का और 50 शब्दों में आपको उसका आंसर देना था। सेकंड पार्ट, हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का, 100 शब्दों में आपको उसका आंसर देना था। और ये 10 क्वेश्चन थे सेकंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में भी 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का और 150 शब्दों में आपको अपना आंसर लिखना था फर्स्ट पेपर। अब ये जो 5 टॉपिक है, इन 5 टॉपिक से ही हर एक पार्ट में एक पर्टिकुलर रेशियो के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से हैं, इंडियन हिस्ट्री से। ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रमुख तत्व क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। देखो कितने आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब आप नॉर्मल अपनी पढ़ाई भी करते हैं तो आप इन शब्दों से अनछुए नहीं रहते हैं, आपको इनकी बेसिक समझ हो रही होती है। जब आप एक पहली फर्स्ट रीडिंग भी करते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होती चली जाती है। अब उस कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में आपसे सिर्फ 50 शब्द लिखने की डिमांड की जा रही है। और ये जो 50 शब्द है, 50 जो वर्ड्स हैं, ये 50 वर्ड्स आपको अपने स्किल्स में इस तरीके से पिरो करके रखने हैं कि जब एग्जामिनर के पास एक जो आपके आंसर राइटिंग का फॉर्मेट आता है, जिसमें 8-10 पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं या फिर 5 पॉइंट लिख दिए जाते हैं, उनमें आपके एटलीस्ट 1-2 पॉइंट या सभी पॉइंट मैच खा जाए, आपको उस वेरिएशन के साथ अपना आंसर लिखना होता है यहाँ पर। प्लस उसका प्रस्तुतिकरण, उसका किस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन है वो, और प्लस आपका कंटेंट, और आपकी एक और बड़ी ही सरल भाषा का प्रयोग। आप जितना सरल भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी मेंस की आंसर फॉर्मेट में, आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं हो रही है। आपकी कॉपी बड़ी आराम से इजीली वो पढ़ पा रहे हैं और इजीली वो समझ भी पा रहे हैं, और आपने इजीली उसको अच्छे से परोस करके भी दिया है। देखो भाई साहब, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आंसर ये है इसके। ठीक है, तो देखो 2 क्वेश्चन इसमें ये आए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया है यहां पर सीधा वर्ल्ड हिस्ट्री से। दार्शनिक क्रांति के जन्मदाता नहीं थे, उन्होंने केवल क्रांति की सूचना दी थी। व्याख्या कीजिए, इस शब्द की व्याख्या करनी है। फिर एक हमारी ज्योग्राफी से आ गया, भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली। बहुत बार, अच्छा ये नर्मदा, ये रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। अच्छा ये तापी, अच्छा ये रिफ्ट वैली का एक एग्जाम्पल है। अच्छा वर्ल्ड की, अच्छा ये वाली सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली बोल तो रहे हैं, है क्या चीज? क्वेश्चन ही पूछ लिया 50 शब्दों में, बताइए आप। अब उसके साथ आपने एक डायग्राम बना करके दिखा दिया, आपने उसकी एक सटीक छोटी सी परिभाषा बना करके दिखा दी, आपने उस परिभाषा में एग्जाम्पल नेशनल का भी डाल दिया और इंटरनेशनल का भी डाल दिया, और एक डायग्राम बना दिया। बताओ 4 में से आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे क्या? बड़े आराम से मिलेंगे। नेक्स्ट, समाज से क्वेश्चन पूछ लिया, गरीबी सामाजिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है? इसके प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं? आज का समाज, आज की जो गवर्नमेंट है, सब इन्हीं चीजों के ऊपर प्रभावित है। हम लोगों ने, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूं। आपने देखा हो पिछले 5-6 साल के दौरान एक मूवी आई थी पान सिंह तोमर, और वो बीहड़ के क्षेत्र के लिए, मालवा वाली जो बेल्ट है, उस वाली बेल्ट को, वहाँ की चीज़ों को लोकेट करने के लिए, वहाँ की सिस्टम को, सिनेरियो को दिखाने के लिए वहाँ पे वो पेश की गई थी। और उसमें बाद में फिर हमारे पास जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उन्होंने निष्कर्ष देना शुरू किया, भाई यहाँ पर इस वजह से एक्टिविटीज़ होती है, देखो यहाँ पर एक तरीके से गरीबी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर रोजगार के साधन कम है, तो यहाँ पर रोजगार को बढ़ाओ, तो यहाँ पर ये चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उत्तर प्रदेश में, जो हम पूर्वी उत्तर प्रदेश देखते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाई पहले ज़्यादा दिक्कतें क्यों आती थी? अच्छा मेन जो कारण है वो गरीबी से की ही एक कुछ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर रोजगार नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं आती हैं, सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू किया, इलेक्ट्रिसिटी पर काम करना शुरू किया, तो वहाँ से हमको कुछ अब उसके आउटपुट रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो क्या है, ये सब चीज़ें किताबों में आप पढ़ रहे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं घूम फिर करके आपके आमने सामने घूम रही है। न्यूज़पेपर को अगर आपने अच्छे तरीके से एनालाइज करते चले जा रहे हैं, 50 शब्द ज़्यादा नहीं होते हैं, अच्छे से आप करंट के सिनेरियो के एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी डाल सकते हैं, उस पॉइंट को उजागर भी कर सकते हैं कि वो है क्या चीज़, उसके परिणाम क्या होंगे या प्रभाव उसके क्या होंगे। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है अगेन से, इसमें इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं 4। तराइन के प्रथम युद्ध पर एक कमेंट आपको लिखना है, एक छोटा सा शॉर्ट नोट आपको लिखना है, 100 शब्दों में 8 नंबर का ये क्वेश्चन था। देखो तराइन, बैटल ऑफ तराइन कितना ज्यादा कॉमन है सबके लिए, क्या इसके ऊपर हम कमेंट नहीं लिख सकते हैं? हम यहाँ सिर्फ तराइन किन लोगों के बीच में हुआ, सिर्फ यहाँ तक की बात आपसे वो एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है, उसके पीछे के आप छोटा सा एक कारण बता दिया, तराइन की लोकेशन बता दी, तराइन में ही क्यों हुआ आपने डाल दिया वो, अच्छा लोकेशन क्या थी इसकी, इधर से इनका प्रोस्पेक्ट क्या था और उधर से उनका प्रोस्पेक्ट क्या था, आपने वो सिनेरियो दिखा दिया। इन्हीं चीजों को लिखने में ही आपके 100 शब्द से पार हो जाते हैं। उसका परिणाम रिजल्ट दे दिया, उसके दूरगामी परिणाम आपने दिखा दिए। तो इतने सारा कंटेंट है, उस कंटेंट में से बहुत लिमिटेड चीजें आपने अपने आंसर के अंदर प्लॉटिंग कर दी। कंटेंट अगर आपके पास ज्यादा है और आपको दिखाना भी जरूरी है, तो आपने उसको फ्लो चार्ट में दिखा दिया, फ्लो चार्ट ने सब कुछ उगल दिया है, समझे? ऐसे ही नेक्स्ट, बलवन के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन सब लोगों को एक कोर के तौर पर लिया जाता है, क्योंकि इनके टाइम ड्यूरेशन में कुछ मूलभूत बड़े परिवर्तन हुए थे। वो परिवर्तन चाहे पॉजिटिव सेंस में आप देखें, चाहे नेगेटिव सेंस में आप लोग उनको देखें, वो ये काफी कोर सब्जेक्ट है। क्वेश्चन पूछ लिया उठा करके, क्या 100 शब्द नहीं लिखे जा सकते हैं? बड़े आराम से लिखे जा सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति की व्याख्या कीजिए। मोहम्मद तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण क्यों कहा जाता है? तीनों के बारे में ही पूछ लिया है इसमें, है ना। नेक्स्ट, हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया एक, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण। अरे भाई, अगर आपने ठीक से 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी के सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर भी पढ़ लिए ना, ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आप उनमें से छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चन सीधे उठा करके पूछे हुए हैं, आप उठा करके देखो 10th क्लास की और 9th क्लास की एनसीईआरटी का, शायद मैं अगर मिस नहीं कर रहा हूं तो चैप्टर नंबर 1 ही है दोनों में, शायद 1 नहीं तो 2 है। आप देखना, सीधा सीधा आपको वहां से कंटेंट रखा हुआ मिलेगा, आप क्या उसको बुलेट पॉइंट्स में रख नहीं सकते हैं? इतना आसान इजी पेपर होता है। प्री निकालना अक्सर भारी होता है, मेंस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। मेंस में आपके चलते हैं स्किल्स, टैलेंट, आपने किस तरीके से उस इंफॉर्मेटिव को अपनी उस प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया है, वो ही आपको जिता करके ले जाएगा। हुआ है ना अभी 2 बच्चों का। चलो फिर बात करते हैं उस पर भी। पामीर पठार का संक्षिप्त भौगोलिक विवरण प्रस्तुत। अभी तक आपने सिर्फ फैक्चुअल डेटा में आप इसको पढ़ते जा रहे, अच्छा पामीर का पठार, अच्छा विश्व की छत, रूफ ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? अब उसके पीछे क्यों बोल रहे हैं, उसके कारणों पर। अच्छा, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, अच्छा वो बन कैसे गया पामीर की, वो जो नोट इतनी बड़ी बनी है, आप चाइना की तरफ भी कुलनुल वहां से निकलता जा रहा है, और इस तरफ इंडिया की तरफ से भी एक माउंटेन रेंज हम वहां से निकलती हुई देख रहे हैं। काराकोरम का भी एक्सटेंशन आप लोग वहां से उठा करके देख रहे हैं, आप सुलेमान कीर्तमान को भी वहां से उठा करके देख रहे हैं। तो भाई ये नोट बनी कैसे है, आपने उसका एक ओवरव्यू ले लिया है, आपने वहां की भौगोलिक दशा को दिखा दिया है, आपने वहां के थोड़े से जीवन के ऊपर प्रकाश डाल दिया है, आर्थिक क्रियाओं के बारे में बता दिया है, और एक मोटा सा आपने फैक्ट बता दिया कि अच्छा इसकी हाइट इतनी है, इस वजह से हम लोगों ने इसको संसार की छत भी बोल दिया है। क्या 100 शब्द बड़े आराम से पूरे नहीं किए जा सकते हैं? बड़े आराम से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, भूकंप से उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की तरंगों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। बहुत आसान, और इससे आसान तो क्वेश्चन कोई पूछ भी नहीं सकता है। आयोग आपका इतना ज्यादा सहयोग कर रहा है कि देखो इतने आसान क्वेश्चन हम पूछते हैं और आप सीधा इसका आंसर ले जाओ।
क्या आपको SPL नहीं पता है? आपको SPL की जानकारी तो है, लेकिन SPG पे भी अगर आपने उस पर थोड़ा सा एक छोटा सा नोट लिख दिया, और आपका PG वेव्स पर भी अगर थोड़ा सा छोटा सा नोट लिख दिया, तो कितना मजा आ जाएगा आपके आंसर के अंदर, कितना अट्रैक्टिवनेस बन जाएगा। SP और G तो सबको लिखते ही हैं, L वेव्स भी सब लोग लिखते हैं। अगर आप उनके बिटवीन द, जो कि जो अभी हाल फिलहाल में डिस्कवरीज हुई है, अगर उनको भी एक छोटा सा शॉर्ट नोट में डाल दें तो कितना मजा आ जाएगा, है ना। आपने यहाँ पर उसके डायग्राम बना करके दिखा दिए, आपने दिखा दिया अच्छा ये वाली तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ये तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में से ही जाती है, अच्छा ये तो सॉलिड और लिक्विड में से भी जाती है, लेकिन लिक्विड में से जब जाती है तो थोड़ी सी परावर्तित हो जाती है ये। क्या हम लोग वो छोटी छोटी सी चीजें उठा करके बुलेट्स में नहीं लिख सकते हैं? बहुत आसान सी चीजें क्वेश्चन पूछे हुए हैं आप लोगों के एग्जाम में। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, इसमें ये समाज से क्वेश्चन पूछ लिया है, भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। कितना मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कहा जाता है। और अगर आप उत्तर प्रदेश PCS के पिछले 5 साल के मेंस के क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ भी लेंगे ना, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा सच में कितना कॉमन क्वेश्चन है। सिर्फ अगर आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ लिया मेंस को, आपको अंदाजा लग जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय समाज में धार्मिक विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली मुख्य चुनौतियां क्या हैं? आपने अगर 7th 8th और 9th क्लास की जो समाज शास्त्र की जो बुक्स आप लोग देखते हैं, वो अगर सिर्फ रीडिंग भर भी मार ली ना उसकी, आपको इनके आंसर बाहर से खोजने की जरूरत नहीं है। NCERT में ही आप लोगों को इनके आंसर मिल जाता है, ज्यादा शब्दों में आपसे पूछने की डिमांड ही नहीं की है एग्जामिनर ने, और मोस्ट कॉमन चीजें हैं ये। नेक्स्ट जो पार्ट 3 है, 10 क्वेश्चन है इसमें भी। और भारत में यूरोप वासियों द्वारा एल्बर्ट बिल का विरोध क्यों हुआ? मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन। एल्बर्ट बिल शायद जहां तक मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं 2013 या 14 का प्री क्वेश्चन पेपर था IAS का, उसमें क्वेश्चन पूछा। अब उसको उठा करके मेंस में यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया है, 150 शब्दों में बड़े आराम से लिखा जा सकता है। दादा भाई का धन निकासी का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को जब हम लोग यहाँ पर शो करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसका आप लोग आर्थिक आधार ही शो नहीं करेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ में कई सारी चीजें छुपी हैं, जब आप उन तीनों चारों पॉइंट्स को उजागर कर देंगे, आराम से आपके 150 शब्द क्यों नहीं होंगे भाई पूरे। थोड़ी सी दादा भाई नेहरू जी के बारे में बात बता दी, और उसके बाद ड्रेन ऑफ वेल्थ को आपने पॉइंट आउट कर दिया, जो 80% आपका आंसर कवर अप करेगा, जो फोकस ही है आपके एग्जामिनर की डिमांड है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन रॉय का मूल्यांकन कीजिए। भाई इनका मूल्यांकन कैसे करेंगे आप? 150 शब्द है, देखो हर एक क्वेश्चन की ना कैटेगरीज बन जाती है क्वेश्चन देखते ही। अच्छा इसकी तो इस तरीके से मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर सकता हूं या कर सकती हूं, इतने पार्ट में हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। आपने उनके टाइम ड्यूरेशन का उनका एक बेसिक आपने उनका एक आइडिया ले लिया, अच्छा इनके पास क्या क्या स्किल्स से स्टार्टिंग में इन्होंने अच्छी शिक्षा ली, घर से वो बात अलग है, घर से निकाल दिया गया था इनको, उसके बाद इन्होंने अलग अलग भाषाओं का ज्ञान लिया। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको वो चीज़ लिखनी है, लेकिन हाँ इनका एक आधार बना, एक अच्छा आधार बना, और उस आधार में एक जो चिंगारी जली कि यार इस धर्म में ये बोल रहे हैं, इस धर्म में ये बोल रहे हैं, इस धर्म में ये बोल रहे हैं, यार चलो इन सबको पढ़ लेते हैं। तो वहां से एक एकेश्वरवाद का सिद्धांत निकल करके आया, यार बोल तो सब कुछ सही रहे, एक ही बोल रहे हैं, किसी ने ऐसे बोल दिया तो किसी ने ऐसे बोल दिया है। तो अब उन चीजों को लेकर के आप उसका मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा देखो ये इस तरीके से था, ये वाली थ्योरीज इनकी ये बोलती है, अच्छा ये वाला पोर्शन इनका ये बोल रहा है, अच्छा इन्होंने एक सोसाइटी भी बना दी, अच्छा ब्रह्म समाज को भी ये लेकर के आ गए, अब समाज के अंदर ये ऐसी चेतना भी जगाने के लिए आ गए, अच्छा अब ये स्त्रियों के सम्मान के लिए भी इन्होंने ये काम करने शुरू कर दिए। तो आप फिर उनको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ उनका मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी चीजें हैं। क्रिप्स मिशन पूछ ले, बताओ यार कोई हद है? क्रिप्स मिशन भी कोई मेंस में क्वेश्चन पूछने वाली बातें हैं? है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ रफली पढ़ के चले जाते हैं। क्रिप्स मिशन के अंदर के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को
आपको यहाँ पर लिख देना है। क्या क्रिप्स मिशन था, क्या उस पर बातें थी, या फिर थोड़ा सा आपने बैकग्राउंड बना दिया, क्रिप्स मिशन को आया लाना ही क्यों पड़ा था, आपने एक इंट्रोडक्शन डाल दिया है जिसकी वजह से भाई ये क्रिप्स मिशन आया, और आपने उसकी मेन बॉडी में 80% पार्ट में क्रिप्स मिशन की डिटेल्स जो है वो शेयर करनी स्टार्ट कर दी, एंड देन फिर बाद में कंक्लूजन निकाल दिया, इसका प्रभाव ये पड़ा था। नेक्स्ट, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? बहुत बहुत कॉमन चीज, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत ही आप शीतकाल युद्ध से बोलते हैं, कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। और शायद ये जो कोल्ड वॉर है आप मिडिवल हिस्ट्री वाले टाइम ड्यूरेशन में तो आप पढ़ते ही हैं, बट आज के टाइम में भी कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर चलता हुआ हम लोग देखते हैं। कैसे भाई? हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में भी चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है, बातें ही बातें चल रही हैं, इधर से वो बोल रहे हैं, इधर से वो। चाइना और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, भाई बातें चल रही हैं, युद्ध नहीं चल रहा है, आपस में एक दूसरे पे मिसाइल नहीं फेंक के मार रहे हैं, लेकिन बातों के बम फेंके जा रहे हैं। तो उसको एक्सटेंड आप वहां से और आज के टाइम तक उसको दिखा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? बहुत कॉमन बात है। अगर आपने इंडिया की स्पेशल ज्योग्राफी पर भी अच्छे से अगर काम किया और ज्योग्राफी के भी आर्थिक जो उसका एंगल है, पक्ष है, उस पर काम किया, तो आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पे आंसर क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको उसमें लोकेशन बेस आप उसको पॉइंट आउट करके भी दिखा दें। ज्योग्राफी के मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने उनको हाईलाइटिंग के साथ मैप बेस आपने उसको हाईलाइट कर दिया तो आपका एक अच्छा आंसर मान लिया जाता है कि हाँ भाई इनको अच्छी समझ है। आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकार का वर्णन कीजिए। अब इग्निशियस रॉक्स है, सबसे बेसिक रॉक कही जाए, सबसे प्रारंभिक जो चट्टान कही जाती है वो आग्नेय ही चट्टान है। क्या हम आग्नेय चट्टान के एक बेसिक डायग्राम को बना करके नहीं दिखा सकते? भाई सबसे जो नीचे है मैग्मा चैम्बर है, वहां से हम लोगों ने देखा चल लावा के बाहर आने से ये आग्नेय चट्टान इग्निशियस रॉक्स बन गई। अब उन इग्निशियस रॉक्स को आपने इवेल्युएट करना शुरू कर दिया, इसकी वजह से भाई ग्रेनाइट भी बन गया है, भाई नीस भी हम लोग देख रहे हैं। अच्छा भाई इनके अंदर जो पोर्स हैं, रंध्र हैं, भाई आपको बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। भाई यहाँ पर सबसे हैवी मटेरियल्स इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। क्या हम लोग इसकी विशेषताएं, इनके टाइप, इनके प्रकार वगैरह नहीं बता सकते हैं? बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। जब नॉर्मल आप पढ़ाई करने के स्तर में जाते हैं तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ों से शुरू होता है, और बेसिक से ही आपके ये देखो क्वेश्चंस कितने आसान से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वो बात अलग है कि इन क्वेश्चन को दिखने जितने आसान लग रहे हैं, वहां बैठ करके जब आप इसकी फॉर्मेटिंग करने लगते हैं तो लगता है कि नहीं यार क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन इसका आंसर कैसे दूं। बट जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती है, जितना ज़्यादा आपके पास अच्छे एक शब्दों का जाल होता है, अच्छी आपकी डिक्शनरी में अच्छे अच्छे शब्द होते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके लिए बड़ा ईजी हो जाता है आंसर को दे देना। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे महासागरों से उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों का उल्लेख कीजिए तथा यह विवेचना कीजिए कि भारत में सामाजिक सशक्तिकरण की क्यों आवश्यकता है। देखो ये फिर वही, अगर आपने वही एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली तो आपको ये कहीं बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से इन चीजों को समझाया हुआ है, आप इस पे काम कर सकते हैं। भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। भाई जब से आप लोगों के हाथ में यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा ये सब चीज आई, जब से हम लोग इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ जुड़े हैं तो हमारे अंदर तो बड़ा ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। हम लोगों को पता चलने लगा अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं। हम लोग भी समाज के साथ कदम से कदम मिलाने का अब सोच सकते हैं, चाह रहे हैं और चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और निकल रहे हैं। वो क्या है? वो उस वैश्वीकरण के प्रभाव को ही हम लोग देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप अपने आंसर की जो शुरुआत है वो 1991 से शुरू करेंगे और वो अब तक इसको ले जा करके स्टेप बाय स्टेप उसके जो इम्पैक्ट, परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं वो उठा करके हम दिखा सकते हैं बड़े आराम से। अब देखो टोटल 25 क्वेश्चन है।
इनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोड़ने लायक है। और जो हमारे भी 2 स्टूडेंट गए थे, उन दोनों ने भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। एक क्वेश्चन था, मतलब जब हम पेपर नंबर 5 में जाता है तो एक बच्चे ने छोड़ा है, सिर्फ दूसरा क्वेश्चन छोड़ा है, बाकी सब ने सब पूरे क्वेश्चन किए हैं। अब सिर्फ पूरे क्वेश्चन करने से ही आंसर, मतलब आपको एक तरीके से क्या है, ये मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जो किए हैं वो सटीक किए हैं, क्योंकि तैयारी करते हुए भी उन लोगों को 5-5 साल हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आप उनका नाम ज़रूर देखेंगे और शायद आप लोगों को जल्दी उन लोगों से मिलवाया भी जाएगा। और जो बच्चे कल जुड़े हुए थे, कल पीसीएस अधिकारी ही रहे हैं और अभी हैं वर्तमान में पिथौरागढ़ में, जो हमारे बैच में हैं बच्चे, उन लोगों से कल उनकी मीटिंग भी कराई थी, बच्चों ने पूछा भी था। तो ऐसे बीच बीच में आप लोगों को इवेंट्स मिलते रहेंगे। ये जो पीडीएफ है पेपर की, आप एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज दीजिएगा कि आपको 2024 मेंस के पेपर चाहिए, आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। सभी पेपर्स की आप लिख दीजिएगा, सब पेपर के आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और व्हाट्सएप लिंक आपको नीचे दिया गया है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अपनी तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बड़े आराम से पेपर निकलते हैं। सिर्फ धैर्य रखना होगा, धैर्य नहीं खोना है, पेशेंस बना करके रखिए, सब कुछ अच्छा होता है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है।